अब आगे मूव करते हैं लास्ट क्लास से। टेम्पररी और कैजुअल वर्कर्स यानी कि वो वर्कर्स जो कि टेम्पररी काम करते हैं या कैजुअली काम करते हैं, ऑन एंड ऑफ काम करते हैं, उनका स्टेटस कैसे हमने डिटरमिन करना है, यानी कि कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि आया ये लोग जो हैं वो एम्प्लॉय होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगेन हमें वही केस टू केस बेसिस पे फैक्टर्स को देख के डिसाइड करना है। अब एक और केस है, एक वाइन वेटर था। वाइन वेटर वॉज कॉल्ड अ रेगुलर कैजुअल। रेगुलर कैजुअल का मतलब ये है कि था तो वो कैजुअल, लेकिन उसको रेगुलरली कंपनी बुलाया करती थी बिकॉज ही वॉज गिवन वर्क व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड इन बैंकेटिंग हॉल। एक हॉल था, जब उसमें काम होता था तो उसको कंपनी बुला लेती थी काम करने। उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट दूसरी थी नहीं। एंड इट वाज जनरली एक्सेप्टेड दैट ही वुड बी ऑफर्ड वर्क इन प्रेफरेंस टू अदर्स। और जनरली भी ये बात थी कि यार क्योंकि वो रेगुलर आता रहता था तो इसको प्रेफरेंस दी जाती थी। जब कोई काम की जरूरत पड़ती थी, वेटरों की जरूरत पड़ती थी, तो इस बंदे को प्रेफरेंस दी जाती थी जब काम होता था। ठीक है। एंड दैट ही वुड एक्सेप्ट सच वर्क व्हेन ऑफर्ड। और ये भी था कि क्योंकि वो किसी और जगह पे भी काम कर नहीं रहा होता था, तो बेसिकली वो जो है उसको भी यही एजम्पशन होती थी कि यार वो भी जो है वो आ जाएगा अगर काम पे बुलाया गया। ठीक है। अब डिसाइड करना था कि इस केस में क्या कैजुअल वर्कर या टेम्परेरी वर्कर जो है वो एम्प्लॉय होगा या सेल्फ एम्प्लॉयड। तो कोर्ट ने कहा कि यार इस केस में इस कैजुअल वर्कर जो है ये एम्प्लॉय नहीं हो सकता, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है। क्योंकि म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन थी ही नहीं। प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि कंपनी ऑब्लाइज्ड है कि उसको बुलाना ही बुलाना है, और वो ऑब्लाइज्ड है कि मैंने काम को करना ही करना है। ठीक है। एक कैजुअल बंदा था, रेगुलर कैजुअल था, टेम्परेरी बंदा था। ठीक है। जब काम हुआ आ गया, जब काम हुआ नहीं आ गया, 2 महीने बाद बुला लिया, 4 महीने बाद बुला लिया। और कोई म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन भी नहीं थी कि यार वो बाउंड है। आप कंपनी बाउंड है कि उसी को ही बुलाना है, हर दफा वही आएगा वेटिंग करने। और वो भी बाउंड है कि जी अगर कंपनी ने मुझे बुला लिया तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है। तो प्रेफरेंस देना, यस, वो कंपनी उसको प्रेफरेंस देती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ऑब्लाइज्ड थी। तो म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है। तो ये जो है एम्प्लॉय नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा। क्लियर है ये? जी जी। इसके बाद एक मिनट जरा दीजिएगा। अच्छा, अब इन केस ऑफ होम वर्कर्स या आउट वर्कर्स यानी कि वो लोग जो घर से बैठ के काम करते हैं, तो उनको कैसे आपने ट्रीट करना है, यानी कि उनको कैसे आइडिया होगा कि क्या वो लोग जो हैं वो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो वो भी अगेन हमें केस टू केस देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर एक केस है 1984 का। दो औरतें थी जो कि ट्राउजर्स बनाती थी, घर से काम करती थी। ठीक है। कंपनी को बता देती थी कि कब उन्होंने जो है वो ट्राउजर्स बनाने के लिए जो सामान है वो भेजना है। ठीक है। कंपनी को इन्फॉर्म कर देती थी कि अभी सामान आप डिलीवर करते हैं जिससे ट्राउजर्स बनाना है, कपड़ा शपड़ा जो भी है, नटकियां वगैरह। और जब वो तैयार कर लेती थी ट्राउजर, तो कंपनी को इन्फॉर्म कर देती थी कि आप ट्राउजर्स ले जाएं। वो काम को बहुत बहुत रेयर था कि वो रिफ्यूज करती कंपनी के, यानी कि ज्यादातर एक्सेप्ट करती थी। हाँ, लेकिन जब उनको काम नहीं करना होता था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने हॉलीडे पे जाना होता था, तो कंपनी को बता देती थी। और टाइम शीट्स भी सबमिट करती थी कंपनी को, यानी कि बता कंपनी को पूरा डिटेल में कि ये काम हमने किया, इस इतने आवर्स में इतने यूनिट्स बनाए। और उनको जो पैसे भी हैं वो भी जो फैक्ट्री में लोग काम करते थे उनके बराबर मिलते थे। ठीक है। कंपनी उनके वर्क पे रिलाय करती थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। और मशीन्स भी किसने प्रोवाइड की थी? कंपनी ने की हुई थी उन्हें। तो इस केस में तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस ही जो है नजर आ रहा है कि ये लोग क्या थी? इम्प्लॉइज थी। ठीक है। होम वर्कर थी, लेकिन कंपनी उनके काम पे रिलाई करती थी, यानी कि ये लोग इंटेग्रल पार्ट थे कंपनी का। कंपनी इनको टूल्स देती थी, काम सारा इनको कंपनी पे देती थी, वर्क इनको देती थी, और वर्क को ये रिफ्यूज भी रेयरली करती थी। तो ये लोग जो है कंपनी की एम्प्लॉयज होंगी, ना कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। क्लियर है? जी जी। अब ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको कुछ रीजंस बता दिए थे, अब मजीद रीजंस लिखे हुए हैं। पहली रीजन तो मैंने जो आपको बताई है कि जो इम्प्लॉइज है उनको बाय लॉ जो है प्रोटेक्शन मिली होती है कि अगर वो अनफेयर डिसमिस हो जाएं तो उनको कंपनसेशन मिलती है, आइडेंटिकल एम्प्लॉयमेंट किसी और जगह पे मिल जाती है, रिडेंडेंट हो तो उनको रिडेंडेंट पे मिलती है, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं मिलता। इम्प्लाइड टर्म्स होती हैं एम्प्लॉयमेंट में, अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी टर्म्स हैं। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब आप करते हो तो कोई इम्प्लाइड टर्म्स नहीं होती। इम्प्लाइड टर्म्स हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा था कि कुछ टर्म्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन बाय स्टैचू या बाय कस्टम या बाय लॉ जो है वो इम्प्लाई, बाय कोड जो है वो इम्प्लाइड होती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म्स होती हैं, ठीक है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद
अगर एक बंदा एम्प्लॉई है तो आप उसके एम्प्लॉयर को विकेरियसली लायबल ठहरा सकते हो, ठीक है। जबकि एम्प्लॉयर जो है वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की के लिए लायबल ठहराया नहीं जा सकता, ठीक है। इंसॉल्वेंसी के वक्त एम्प्लॉय जो है वो आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। चैप्टर 11 जो है इस बुक का लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयर्स हैं उनको बाद में पैसे मिलते हैं अगर बच गए लिक्विडेशन, एम्प्लॉय को पहले मिलते हैं। उसके बाद इम्प्लॉय जो है उसको पेमेंट जो है वो नेट ऑफ इनकम टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस मिलती है, जबकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनको अपनी इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन खुद पे करनी पड़ती है, और उनकी ट्रीटमेंट भी जो है वो ट्रेडिंग इनकम के अंडर आती है, इसमें नहीं आती, ठीक है। बाकी जैसे स्टैचुरी सिक पे होगी, हॉलीडे पे होगी, सही है। ये सारी मिलती हैं एम्प्लॉयज को, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड जो बंदा होता है उसको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो इसलिए डिस्टिंक्शन जो है वो करना जरूरी है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड के दरमियान। क्लियर है ये चीज? जी। अब आगे मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेस टर्म्स, जो कि एक्सप्रेसली एग्रीड होती हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान। टर्म इम्प्लाइड बाय कोर्ट के, वोट अभी हम जो बात करते हैं कि कुछ टर्म्स इम्प्लाइड होती हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कोर्ट इम्प्लाई करती है, और टर्म इम्प्लाइड बाय स्टैचू के कुछ टर्म्स है जो कि लॉ इम्प्लाई करती हैं, यानी कि उनका एक्सप्रेस टर्म होना जरूरी नहीं है, बेशक वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखी हो लेकिन स्टिल वो वैलिड है क्योंकि वो इम्प्लाइड बाय कोर्ट या इम्प्लाइड बाय स्टैचू। एक्सप्रेस टर्म्स क्या होती हैं? एक्सप्रेस टर्म्स आर दोज एग्रीड बाय द पार्टीज देमसेल्फ, द एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, जो पार्टीज ने खुद एक्सप्रेसली टर्म्स को एग्री की है वो एक्सप्रेस टर्म्स कहलाती हैं। द एम्प्लॉयमेंट राइट एक्ट रिक्वायर्स एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एन एम्प्लॉय विद अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड particulars of their employment within 2 months of commencement of employment। जो एम्प्लॉयमेंट राइट एक्ट्स है वो जो है एम्प्लॉयर को कहता है कि आपने अपने एम्प्लॉय को एक रिटर्न स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। कब? 2 महीने के अंदर, कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के 2 महीने के अंदर अंदर आपने वो रिटर्न स्टेटमेंट अपने एम्प्लॉयर को देनी है, और रिटर्न स्टेटमेंट में प्रिंसिपल स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इन दोनों में जैसा आपको डिफरेंस पता ये होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट होती है उसमें चीजें जो है ना वो रिलेटेड टू बिजनेस लिखी होती हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट एक तरह से एक स्टेटमेंट ही होती है, वो आपको दिया जाता है, उसमें चीजें रिलेटेड टू बिजनेस के हवाले से चीज लिखी होती है, जैसे कि बिजनेस का नाम क्या है, जो एम्प्लॉयर है इसमें उसका नाम क्या है, ठीक है, जॉब टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, और हाउ मच एंड हाउ ऑफन एन एम्प्लॉय विल गेट पेड, एम्प्लॉय को पैसे किस हिसाब से मिलते हैं। उसके बाद आवर्स ऑफ वर्क लिखा होता है, हॉलीडे इंटाइटलमेंट होती है, और अगर वेयर एन एम्प्लॉय विल बी वर्किंग एंड वेदर दे माइट हैव टू रिलोकेट, एम्प्लॉय कहाँ कहाँ पर काम करेंगे और क्या उन्हें रिलोकेट करना पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल स्टेटमेंट में लिखी होती हैं, ठीक है, कि बिजनेस रिलेटेड चीजें लिखी होती हैं। यहाँ पर उन्हें काम करना पड़ सकता है, आवर्स ऑफ वर्क ये होंगे, बिजनेस का नाम ये है, एम्प्लॉयर ये है, एम्प्लॉयर की पोस्ट ये है, ठीक है, बिजनेस तब स्टार्ट हुआ था। तो जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है उसमें बिजनेस रिलेटेड चीजें लिखी होती हैं, जबकि जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, रिटर्न स्टेटमेंट में जो चीजें लिखी होती हैं वो आपकी रिलेटेड टू जॉब लिखी होती है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जॉब। रिटर्न स्टेटमेंट में स्पेसिफिक रिलेटेड टू जॉब चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि आपकी जो टेम्परेरी जॉब है वो कब लास्ट होगी, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड कब होगा। जैसे यूजली जब आप एक कंपनी में जाती हो तो शुरू में आपको 3 महीने टेम्पररी रखती हैं, उसके बाद वो आपको डिसाइड करती हैं कि आपको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट देखना देना है या नहीं देना, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में ये सब कुछ लिखा होगा कि टेम्पररी जॉब कब तक आपकी लास्ट होगी, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी टर्म क्या है, ठीक है, एंड डेट क्या होगी, नोटिस पीरियड्स क्या होंगे कि कितने दिन पहले हम आपको नोटिफाई कर देंगे नोटिस, या आपने अगर हमें नोटिस पीरियड सर्व करना है तो वो कितने दिन का होना चाहिए। कलेक्टिव एग्रीमेंट्स, यानी कि हम दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान, अगर पेंशन मिलनी है तो पेंशन से रिलेटेड चीजें, हु टू गो विद ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब ये होता है कि जब प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, अगर एक एम्प्लॉय जो है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो किसको वो रिपोर्ट कर सकता है। हाउ टू कंप्लेन अबाउट हाउ अ ग्रीवेंस इज हैंडल, ठीक है, कि ग्रीवेंस अगर आपकी सही हैंडल नहीं की जा रही, प्रॉब्लम अगर सही हैंडल नहीं किया जा रहा तो आपने कहाँ पर कंप्लेन करनी है, और अगर डिसमिसल डिसीजन या डिसिप्लिनरी डिसीजन के हवाले से आपने कंप्लेन करनी है तो वो कहाँ पर करनी है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर लिखी होती हैं, रिटर्न स्टेटमेंट में लिखी होती हैं, थिंग्स दैट आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जॉब। एनी चेंजेस मस्ट बी नोटिफाइड बाय रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 1 मंथ।
रिटर्न स्टेटमेंट में आपने जो भी चेंजेस अगर करनी है तो वो आपको 1 मंथ के अंदर अपने एम्प्लॉय को बतानी पड़ती है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता जब तक दोनों पार्टी से एग्री नहीं करें, लेकिन ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट की ही चीजें इसमें होती हैं। यानी कि ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ऑलरेडी ये बातें निगोशिएट हो जाती हैं, अब ये है कि जस्ट दोनों पार्टीज ने आपस में एग्री करना है, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अगर दोनों पार्टीज एग्री कर जाती हैं इस पर तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्रीमा फेसी एविडेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीमा फेसी एविडेंस का मतलब ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन यही देती है इनको देख के कि यार ये चीजें तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं होती। कंक्लूसिव का मतलब ये है कि जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं कर जाती ना इन चीजों पे, तब तक ये कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स नहीं बनेगी। लेकिन ये है कि ये जो इंप्रेशन जो इनका यही होता है कि यार ये कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ही हैं जो कि अंडर निगोशिएशन है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट में चीजें लिखी होती हैं। क्लियर है ये? जी। अब टर्म्ड इम्प्लाई बाय कोर्ट हम देखते हैं। एक्सप्रेस टर्म तो हमने देख लिया, अब टर्म्स इम्प्लाइड बाय कोर्ट ये आसान है। सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्लॉइज की क्या ड्यूटी होती है, ठीक है। अब ये टर्म्स जो है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए। इम्प्लॉय की भी ड्यूटीज क्या है और एम्प्लॉयर की भी अब वन बाय वन पढ़ेंगे। इम्प्लॉय की पहली ड्यूटी क्या है कि अपने एम्प्लॉयर का हर लॉफुल और रीजनेबल ऑर्डर जो है वो माने, ठीक है। जो लॉ के मुताबिक ठीक हो, जो ऑर्डर रीजनेबल हो, यानी कि जरूरत से ज्यादा उसने आप एम्प्लॉयर ने आप पे बर्डन ना डाला हो, एक रीजनेबल ऑर्डर दिया हो, तो एम्प्लॉय ने वो फुलफिल करना है। ड्यूटी ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन, ठीक है। यानी कि म्यूचुअली जो है ना काम करना है। एक पार्टी का काम है कि वो जो है दूसरी पार्टी को काम दे, ठीक है। और दूसरी पार्टी का काम ये है कि वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये एक ड्यूटी टू एम्प्लॉय, ड्यूटी होती है एम्प्लॉय की, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल। एम्प्लॉय का काम होता है कि जब वो ऑन ड्यूटी हो तो वो रीजनेबल केयर और स्किल को शो करे, ठीक है। द एम्प्लॉय मस्ट एक्ट विद रीजनेबल केयर इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। द स्टैंडर्ड ऑफ केयर विल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। कितना कितना केयर करना है वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। इट इज जनरली एक्सेप्टेड that a single act of negligence, unless it is a gross negligence, will not justify summary dismissal। कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो ड्यूरिंग द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई नेग्लिजेंस कर भी जाता है, ठीक है। अगर वो नेग्लिजेंस ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है, ठीक है। ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि अ, उसने जानबूझ के गलती नहीं की हुई, ठीक है। उसने जानबूझ के डेलिबरेटली वो काम नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आप उस इस बेस पे उसको आप डिसमिस नहीं कर सकते। समरी डिसमिसल का मतलब ये होता है कि दूसरे को निकाल देना विदाउट गिविंग एनी नोटिस, ठीक है। तो पहले तो ये एम्प्लॉय का काम है कि वो रीजनेबल केयर और स्किल को एक्सरसाइज करे। अगर फॉर एग्जांपल इन केस वो कोई नेग्लिजेंस कर जाता है, तो अगर वो नेग्लिजेंस ग्रॉस नहीं है, अगर वो ग्रॉस नहीं है यानी कि माइनर सी नेग्लिजेंस है, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसे गलती से एक चीज हो गई है, जानबूझ के नहीं की उसने। जानबूझ के तो खैर ज्यादातर केसेस में नहीं करते, लेकिन यह कि उससे अगर फर्स्ट टाइम अगर हो गई है तो ये समरी डिसमिसल को जस्टिफाई नहीं करती। यानी कि अगर नेग्लिजेंस हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉयर उसे कहेगा जी मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ विदाउट एनी नोटिस, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे सिनारियोज होते हैं जहां पर ऐसा हो जाता है, सच एज एयरलाइन पायलट्स। पायलट अगर एक भी गलती कर दे, ठीक है, उसे अगर सिंगल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस भी हो जाए तो वो भी इनफ होता है उसको निकालने के लिए ड्यूटी से, ठीक है। तो जनरली ये होता है कि अगर नेग्लिजेंस ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है तो आप उसको समरली डिसमिस नहीं कर सकते, यानी कि विदाउट नोटिस आप उसको फायर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर जो है गुंजाइश नहीं होती। अगर जैसे एयरलाइन पायलट अगर वो एक दफा गलती कर दे तो दैट्स इनफ कि आप उसको डिसमिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी एन एक्सटेंशन ऑफ दिस ड्यूटी टू केयर इज अ ड्यूटी टू indemnify the employer for any damages which he has had to pay as a result of his vicarious liability for the employee's negligence। अगर एम्प्लॉय ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई गलती की है और उस गलती करने की वजह से एम्प्लॉयर को विकेरियसली लायबल ठहराया गया और एम्प्लॉयर ने वो डैमेजेस पे किए हैं, तो एम्प्लॉय का काम है कि वो एम्प्लॉयर को री इम्बर्स करे वो डैमेजेस। इंडेमनीफाई का मतलब होता है री इम्बर्स करे, कि उसकी गलती की वजह से उसके एम्प्लॉयर को डैमेजेस पे करने पड़ गए, तो एम्प्लॉय का काम है कि वो डैमेजेस जो है वो री इम्बर्स करे अपने एम्प्लॉयर को। क्लियर है ये? जी। उसके बाद अगली ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, कि ऑनेस्ट फेथफुल सर्विस जो है वो अपने एम्प्लॉयर को दे। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखे, एम्प्लॉयर की जो चीजें हैं उनका गलत इस्तेमाल ना करे, ठीक है। और मतलब काम जो है वो ऑनेस्टली करे, ठीक है। सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करे।
तो ये भी एम्प्लॉय की एक ड्यूटी होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एम्प्लॉय मे डू अदर वर्क इन हिज ओन टाइम, हाउएवर द लॉ इम्पोजेस अ ड्यूटी नॉट टू स्पेयर टाइम वर्क व्हिच कम्पीट्स विद दैट ऑफ हिज एम्प्लॉयर एंड मे कॉज हिज एम्प्लॉयर डैमेज। यानी कि हाँ, हो सकता है कि अगर आप 8-9 घंटे एक जगह पे काम कर रहे हैं, 1-2 घंटे आपने अपना कोई काम कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं करना कि जी आप 3-4 घंटे वो काम करना शुरू हो जाए और आपके एम्प्लॉयर को नुकसान हो, ठीक है। ये काम भी आपने नहीं करना। एक और ड्यूटी क्या है एम्प्लॉय की, कि एन एम्प्लॉय मस्ट नॉट disclose trade secrets third party for misuse confidential information he has acquired in the course of his employment। एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर के कोई सीक्रेट्स जो हैं वो उसको पता चल गए या कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको मिल गया तो उसका मिसयूज नहीं करना। ये जो इम्प्लाइड ड्यूटी है ये इसके एम्प्लॉयमेंट के बाद भी चलती रहेगी। यानी कि अगर एक एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहा है कंपनी ए में, अगर वो कंपनी बी में जाके कोई उसका ट्रेड सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करता है तो स्टिल वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो उसको डैमेजेस या कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय को जो है जो सीक्रेट्स या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान पता चली है वो उसने जाके उसका मिसयूज नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर जो स्किल्स उसने एक्वायर्ड की हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान तो उस स्किल्स को तो वो आगे जाके ऑब्वियसली इस्तेमाल करेगा ही करेगा। जैसे एक जगह पे रह के उसने एक स्किल सीखी है, प्रोफेशनली काम करना सीखा, तो वो नेक्स्ट जगह पे भी उसी तरह बेहतर तरीके से काम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी जो पिछली सीक्रेट्स हैं वो उनको यूज करते हुए आगे बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो जो स्किल्स उसने एक्वायर्ड की हैं वो तो ऑब्वियसली इसमें नहीं आएंगे, सीक्रेट्स में नहीं आएंगे। तो ये एक रियल प्रॉब्लम होती है कि लाइन ड्रॉ करना कि क्या ट्रेड सीक्रेट्स और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और स्किल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, उनमें क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर तो सीक्रेट्स और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मिस यूज है तो वो उसको नहीं करना चाहिए। अगर वो करेगा तो बेसिकली वो ब्रीच कर रहा होगा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। और अगर तो वो जो स्किल्स उसने एक्वायर्ड की हैं, जो काम सीखा है वो काम सीख के वो आगे जाके अमल कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई फॉर्मूला बनाना उसने वहां पर सीखा है, तो जाहिर सी बात है जब अगली कंपनी में जाएगा तो वो दोबारा वही वाला काम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी कंपनी वाले कहेंगे तुमने हमारा सीक्रेट लीक कर दिया, लेकिन अगर उसने वाकई में अगर कोई सीक्रेट इस तरह लीक किया हुआ तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है ये? जी जी। इसके बाद है जी ड्यूटी टू रेंडर पर्सनल सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि अपनी पर्सनल सर्विसेज वो से प्रोवाइड करे, परफॉर्मेंस को आगे डेलीगेट ना करे। जो भी हमने पढ़ा था कि आप जो है हेल्पर्स हायर नहीं कर सकते, ठीक है। एम्प्लॉयज में नॉट डेलीगेट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्क टू समवन एल्स अनलेस दे हैव देयर एम्प्लॉयर्स एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड परमिशन टू डू सो। एम्प्लॉय जो है उसको काम पहले तो खुद करना है, दूसरे को डेलीगेट नहीं करना। लेकिन अगर उसने दूसरे को डेलीगेट कर भी दिया है तो अपने एम्प्लॉयर की परमिशन उसको लेनी चाहिए, ठीक है। ये भी एम्प्लॉय की ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी थी, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज की अब हम बात करते हैं, ड्यूटी टू एम्प्लॉयर, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का यानी कि बॉस का क्या काम है? पहला काम क्या है? मुनासिब पेमेंट करना, जो पैसे बनते हैं वो करना। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने अगर बॉस का काम करते करते हुए कोई अपनी जेब से पैसा खर्च किया है तो बॉस का काम है कि अपने एम्प्लॉय को, वर्कर को वो पैसा रीइंबर्स करे, वापस करे, ठीक है। जैसे उसने कहीं काम के लिए भेज दिया दूर जगह पे, इसने एम्प्लॉय ने अपना पेट्रोल का खर्चा किया, ठीक है, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का काम है कि वो उसे खर्चा रीइंबर्स करे। फिर एम्प्लॉयर का काम है कि एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करे, जहां पर जो है सेफ सिस्टम में हेल्थ एंड सेफ्टी भी आ जाती है। सेफ सिस्टम में कोई बुलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई हैरेसिंग नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी है रीजनेबल नोटिस देना, कि अगर उसने एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट भी करनी है एम्प्लॉयर ने तो एक रीजनेबल नोटिस पीरियड हक है एक एम्प्लॉय का कि उसको बताया जाए, उसको रीजनेबल नोटिस पीरियड दिया जाए। फिर है ड्यूटी ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन। वही हमने ये उधर भी पढ़ा था एम्प्लॉय की ड्यूटी में भी कि म्यूचुअल कॉपरेशन होनी चाहिए, कि एक बंदा जो है वो बेसिकली ड्यूटी, मतलब एक बंदा वर्क को प्रोवाइड करे और दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप हो, ठीक है, कोई अब्यूज बीच में शामिल ना हो। तो एक प्रॉपर मैनर में दो तरफा काम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोविजन ऑफ वर्क। प्रोविजन ऑफ वर्क ज्यादातर पीस वर्क सिस्टम में होता है कि इम्प्लॉयर जो है वो जानबूझ के ऐसा ना करे कि अपने इम्प्लॉय को वर्क ही ना दे के उसको वो कमा ही ना सके। जैसे आप पीस वर्क सिस्टम में जितने यूनिट्स आप बनाते हो उतना पैसा कमाते हो। अब एम्प्लॉयर जो है वो जानबूझ के अपने एम्प्लॉय को काम ही ना दे तो वो एम्प्लॉय तो बेचारा क्या होगा, वो तो पैसा कमाए बगैर चला जाएगा घर। तो ऐसा तो नहीं है, एम्प्लॉयर का काम है कि वो एम्प्लॉय को जो है सफिशिएंट वर्क प्रोवाइड करे। अगर वर्क अवेलेबल नहीं भी है तो कोई ना कोई रीजनेबल
जो है, जो हम बात कर रहे थे पीस वर्क विद गारंटी, वो सिस्टम चलाए कि कुछ गारंटीड अमाउंट है, कुछ ना कुछ पैसे तो उसको दे, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ रेफरेंस, के जब एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाता है, तो एम्प्लॉयर जो उसका पिछला है उसका काम है कि वो गुड फेथ में गुड फेथ में रेफरेंस प्रोवाइड करे, ठीक है। ये ना हो कि वो रेफरेंस में लिखे कि जी ये हमारे पास जो है काम अच्छा नहीं करता था, ठीक नहीं था, हमने उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं, जैसा वो था वैसा ही उसको बताना चाहिए, रेफरेंस वैसा ही प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। क्लियर है। जी। जी। और उसके बाद लास्ट जो है वो है टर्म्स इम्प्लाइड बाय स्टैचू। पहले हमने एक्सप्रेस टर्म जो है वो पढ़ी, उसके बाद हमने जो है टर्म इम्प्लाइड बाय लॉ जो है बेसिकली, सॉरी सॉरी, टर्म इम्प्लाइड बाय कोर्ट्स पढ़ी। अब आती है टर्म्स इम्प्लाइड बाय स्टैचू। स्टैचू की ये तरफ कितना चैप्टर है? बस आज इस क्लास का लास्ट टॉपिक है। जी। अब टर्म्स इम्प्लाइड बाय स्टैचू क्या है? एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट 1996 कहता है कि इट गिव्स एम्प्लॉइज सर्टेन राइट्स सच एज राइट नॉट टू बी अनफेयरली डिसमिस्ड, के अनफेयर डिसमिस आप नहीं कर सकते। रिडंडेंसी पेमेंट देनी है, ठीक है, कितनी देनी है हम कल की क्लास में बात करेंगे अगर आप रिडंडेंट कर रहे हो। और मिनिमम नोटिस पीरियड देना है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का। देखें, इम्प्लाइड का मतलब यही होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो तो ये चीजें लिखी हुई तो नहीं होती, लेकिन ये इम्प्लाई होती हैं दोनों तरफा, ठीक है। तो ये काम करना ही करना होता है। फिर वर्किंग टाइम रेगुलेशंस जो है वो लॉ ने बनाई कि ऑन एवरेज 48 आवर्स अ वीक मैक्सिमम एक बंदा काम कर सकता है। उसको जो है एक साल में 4 हफ्ते की पेड लीव मिलनी चाहिए। एटलीस्ट 1 डे ऑफ होना चाहिए ईच वीक, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2002 कहता है कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, या फिर जो डिसेबल्ड हैं बेसिकली, उनको फ्लेक्सिबल अगर वर्किंग अरेंजमेंट चाहिए, यानी कि वो फॉर एग्जाम्पल सुबह काम नहीं कर सकते, शाम में उनको काम देना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन ये करनी चाहिए। उसके अलावा मेटर्निटी पेटर्निटी लीव एडॉप्शन लीव वगैरह भी देनी चाहिए। इक्वालिटी राइट एक्ट कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल पेज जो है वो होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अगर इक्वल वैल्यू की जॉब है तो पे भी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें आपने ये नहीं देखना है मेल है फीमेल है रेस क्या है उसकी, ऐसा नहीं देखना। बाकी नेशनल मिनिमम वेज एक्ट जो है 1998 जो है वो मिनिमम लेवल ऑफ पे सेट करता है, जैसे यूके में या डिफरेंट कंट्रीज में होता है कि मिनिमम आपको पर डे या पर आवर ये पे मिलेगी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि स्टैचू ने इम्प्लाई की हैं।